हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड, जो कि आपकी कक्षा 12 भौतिकी का इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। मैं नवीन चंद आर्या, प्रवक्ता भौतिकी, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये कैसे क्रिया होती है ठोसों में, कैसे चालक बनते हैं, कुचालक बनते हैं, अर्धचालक बनते हैं। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड हम परमाणु मॉडल के अनुसार समझते हैं कि जो परमाणु है उसके नाभ केंद्र पर एक छोटा सा धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर हमारा विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और ये कक्षाओं के नाम हमें पता है। ये के एल एम एन, ठीक है। तो के एल एम एन ये कक्षाएं हो गई, ये एन। अब बोहर ने इसी एनवी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का हमें एक फॉर्मूला दिया था कि एनवी कक्षा के लिए ऊर्जा का जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो En इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ जेड परमाणु क्रमांक है आपका, आर रेडबर्ग नियतांक, एच आपका प्लांक कांस्टेंट, सी आपका प्रकाश का चाल या वेग, और एन आपका कक्षाओं की संख्या होगी। ठीक है, कक्षा संख्या हुई। तो अब हम आगे बढ़ें यदि, तो इस स्थिति में जो कक्षा या कोष है उसमें हमें पहले से ही पता है, 11 में पढ़ चुके हैं ये, कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, जो सबसे नज़दीकी है नाभिक के नज़दीक। एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षा या कोष हमारा ये है के एल एम एन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18 और 32। अब इनके भी कुछ उपकोष होते हैं या उपकक्षाएं होती हैं। जैसे के है तो के की केवल एक हो गई आपकी 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गए, जो कि 2 ही थे। ठीक है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2, 2p6, 6 2 8। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसलिए 2। तीसरी कक्षा के लिए 3s2, तीन तीसरी कक्षा है तो 3s2, 3p6, 3d10। तो ये आपका तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 18, तो 2 6 2 8, 8 और 10 18। ऐसे ही एन में आपका 32 हो गया। इसमें चौथी कक्षा है तो एस पी डी और एफ, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। इस प्रकार से ये 32 इलेक्ट्रॉन हमारा पूरा हो गया। इसमें चार, ये एन की 4 उपकक्षाएं हो गई, एम की 3 उपकक्षाएं हो गई, उपकोष हो गए, एल के 2 और एम के 1। अब हम यदि किसी परमाणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तरों का निरूपण करें। ठीक है, तो वो निरूपण समान लंबाई की क्षैतिज रेखाओं से किया जाए। निरूपण मतलब दर्शाना। ठीक है, यदि विभिन्न इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं की जो ऊर्जा स्तर है उसको हम क्षैतिज रेखाओं से दर्शाएं तो एक आरेख प्राप्त होता है हमें। इस आरेख को ऊर्जा स्तर आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर आरेख किसे बोलते हैं? विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तर का निरूपण क्षैतिज रेखा के रूप में किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आरेख को हम ऊर्जा स्तर आरेख बोलते हैं। अब यदि समझे हम एग्जाम्पल द्वारा, तो सोडियम 11 हमारे पास मान लें कोई अणु है, लेकिन ये पृथककृत अणु है। पृथककृत मतलब आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेशन आप कोविड में हम भली भांति समझ चुके हैं कि आइसोलेटेड होता क्या है, आइसोलेशन क्या होता है। उस समय देखा हमने कि किसी को कोरोना हो गया तो सीधे आइसोलेटेड किया जा रहा था उसको, तो वही यहाँ पर पृथककृत, या इसी को विलग भी बोलते हैं दूसरी भाषा में, विलग। ठीक है, विलग परमाणु। इसी प्रकार से विलग परमाणु का अलग उदाहरण अगर और देखें तो गैस के अणु हो गए। वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, नजदीक नहीं होते, फैलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो वो पृथककृत या विलग अणु हो गए। बहरहाल सोडियम के अगर 11 का केवल एक अणु की बात करें तो इसके एक अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 6 10 ये हो गए। ठीक है, प्लस 3s1 ये, तो हमारा कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया। बाकी की कक्षाएं हमारे पीछे को क्या रहेंगी? वैकेंट रहेंगी।
ठीक है। तो ये जो ये फुलफिल है, ये भी फुल है अपने आप में, ये भी 2s2 में s में 2 ही जा सकते हैं, p में 6 ही जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर s में 2 जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन यही किसी के साथ वैलेंसी का काम कर सकता है, संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम कर सकता है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसको। तो इसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका, जैसे कि अभी मैंने बोला था पीछे हमने ऊर्जा स्तर आरेख डिस्कस किया था कि ऊर्जा स्तर आरेख किसे कहते हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की, विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा को है उसको एक क्षैतिज रेखा से दर्शाएं, समान लंबाई की क्षैतिज रेखा से दर्शाएं, तो इसी आरेख को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर आरेख बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा हमने दिखाया ऊपर को बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये है आपका किसके लिए, 1s2 के लिए क्षैतिज रेखा का आरेख हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा रखा है। इसी प्रकार से 2s2, अब ये कक्षा थोड़ी अलग है, बीच में गैप आएगा तो थोड़ा ऊपर होगा ही, क्योंकि ये कक्षा अलग है, ये वाली अलग है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे 2s2 के में भी। अब 2p6 में ये दोनों एक ही कक्षा के हैं, ठीक है, कक्षा यानी कि कोश के हैं, के का ये था, एल का ये था, ठीक है। तो इसमें 2 और दूसरा है इसमें कौन सा, 2p6, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो फुलफिल है, इनसे तो कुछ लेना देना नहीं है, ये कोई किसी के साथ ना तो देगा ना लेगा। ये तो जो काम करेगा इसमें, ये करेगा कौन सा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3s1, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को हमने कहा था यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर की जो कक्षाएं हैं, ठीक है, 3p0 3d0, ये सारे के सारे वैकेंट, ऊपर को सारे के सारे वैकेंट रहेंगे। चलिए इतना हमने समझ लिया, ये परमाणु, ये पृथक्कृत परमाणु के लिए था। अब देखिए जो 1s1 है, इसमें क्या क्रिया हो रही है, देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन है कितना, एक। इसका मतलब कितना भरा है, इसका 50% भरा है, ठीक है। तो ये भरा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 50% है। और दूसरा जो इसका ऊपरी भाग है ये वैकेंट रहेगा, ये जो है 3s2 वाला कितना होगा, 0 रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें केवल 50% इलेक्ट्रॉन और 50% इसका क्या हो गया, खाली हो गया, इसलिए वैकेंट हो गया, ठीक है। अब हम पूरे ठोस के लिए बात करते हैं, अभी तक हमने केवल एक परमाणु की बात की थी, अब ठोस के लिए बात करते हैं। तो मैं 1 ग्राम ले रहा हूँ इस सोडियम का, ठीक है, 1 ग्राम ले रहा हूँ, और हमें पता है 1 ग्राम अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जिसमें 10 की घात समथिंग 23 परमाणु होते हैं, 6023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु पर ग्राम, ठीक हो गया। अब यदि ऊर्जा स्तर आरेख देखें तो देखिए 1 ग्राम में, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था, यहाँ कि देखिए इसमें एक ऊर्जा स्तर आरेख है, तो इसमें एक ही S1 में एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। 3s1 में कुल मान के चलें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। लेकिन हमारे पास अब एक 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 ये 3s1 के कितने हैं, 10 की घात 23 ऊर्जा स्तर है हमारे पास यहाँ, ये इस प्रकार से ये ऊर्जा स्तर 10 की घात 23 ऊर्जा स्तर है, ठीक है। और इनमें प्रत्येक ऊर्जा स्तर का अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ये नीचे वाला तो भरा है 50%, बाकी जो ऊपर का 50% था ये वैकेंट था हमारा, इसमें भी 10 की घात 23 परमाणु होंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब यदि इसी को, ये हमें एक पट्टी की प्राप्ति भांति प्राप्त हो रहा है ये वाला, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बैंड, ये पट्टी हमें प्राप्त हो रहा है, इसको बोलते हैं बैंड। तो इसमें ये नॉर्मल इसी का दूसरा रूप है, इसको मैंने इस टाइप से दर्शा रखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये एक पट्टी बन गई हमारी, इसी को बैंड कहा है मैंने, कलर भी सेम है और इसका कलर ये है। तो ये वैकेंट है, ये फुलफिल है आपका, ये मान के चलिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिलिकॉन के लिए, जो हमारा मुख्य है, जो टॉपिक से रिलेटेड है हमारा, सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है ठीक है। चलिए हमें पता है कि सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 14 होता है, जिसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2,
तो ये 14 हो गए कुल मिला के आपके। अब इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब मैं केवल एक-एक ही दिखा रहा हूँ, हम एक-एक ही के आधार पर समझेंगे। बाकी 4 तो होंगे ही होंगे, चारों दिशाओं में 4 होंगे, सॉरी चारों जगह 4 होंगे इसमें कक्षा में, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। उसी का एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो हमें पता है ये पृथक्कृत परमाणु के लिए है हमारा, इसके पृथक्कृत परमाणु के लिए 1s2 2s2 2p6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 है क्योंकि इसमें भी 1s2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2। इसी प्रकार से 3s2 है तो तीसरे लेवल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे 3p2 में। तो इस प्रकार से 14 आपका परमाणु क्रमांक इसका ये हो गया। अब हमें देखें यदि ये मान लें कि ये एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये मान के चलिए कि ये चारों इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें भी चारों इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम बैंड ऊर्जा सिलिकॉन के ऊर्जा बैंड का निर्माण कर रहे हैं इस स्थिति में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही करें, हम समझने के लिए बना रखे है कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पृथक्कृत परमाणु के लिए है, लेकिन मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल के लिए है, क्रिस्टल के, ठीक है। मैंने थोड़ा पहले इसको पहले दिखा दिया, इसको बाद में दिखा दिया, इसके बाद सीधे ये आना चाहिए था, ये पृथक्कृत परमाणु के लिए। अब मैं एक क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, तो क्रिस्टल में हमारे बहुत से 10 की घात 23, 1 ग्राम है तो 10 की घात 23 होंगे, ठीक है। बहरहाल हम मान के चलें कि ये आपका एक क्रिस्टल है, तो उसमें बहुत से परमाणु होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन परमाणु मैं ले रहा हूँ, ये 2 परमाणु ये हो गए, और ये नाभिक हो गया इसका, इसमें चारों ओर जो है आपका कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। कौन सी कक्षा में लगाया, के, एल और एम। एम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगाएंगे, तो ये बाहरी कक्षा दिखा रखा है मैंने एम वाला। बाकी एन तो हमारा वैकेंट रहेगा ही, जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगा रही है, एनवी कक्षा है। अब मैं इन दोनों को नजदीक ला रहा हूँ, तो नजदीक ला के क्या होगा, ठीक है। तो कौन सी क्रिया होगी फिर नजदीक ला रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा और इसके भी चारों ओर चक्कर लगाएगा, इस टाइप से ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा करने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा इस टाइप से, ठीक है। और साथ साथ में इसके साथ साथ कौन कौन सी क्रिया होगी, ये इसका जो नाभिक है और इसका भी नाभिक एक दूसरे को रिपल करेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक दूसरे पर रिपल करेंगे। और दूसरी बात, इन इलेक्ट्रॉनों पर जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये जो चक्कर लगा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक द्वारा कैसा बल लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। समान चार्ज होने के कारण तो रिपल्सिव फोर्स लगा, और साथ साथ में नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के, इनके बीच हमारा कौन सा बल लगेगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा सेम चार्ज होने के कारण, और यहाँ अपोजिट चार्ज होने के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है इसमें, इस लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी की अपनी अपनी क्या होगी, निश्चित ऊर्जा होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि ये इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक कोई और अणु होगा, यहाँ से भी होंगे, यहाँ से भी होंगे, इसके चारों ओर सारे के सारे अणु होंगे, वो सारे के सारे किसी का उस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, किसी का कम इफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी ऊर्जा यूनिक होती है, आइडेंटिकल होती है, ठीक है। अपना अपना एक क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, और उससे क्या होता है, अलग होती है, सबसे अलग होती है इनकी ऊर्जा, ठीक। चलिए अब समझते हैं हम इसका ऊर्जा स्तर, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऊर्जा स्तर ये समझना बहुत जरूरी है आपका। ये पृथक्कृत निकाय के लिए है जो हमने पीछे डिस्कस किया था, और ये क्रिस्टल अब ये पृथक्कृत परमाणु के लिए तो हमारा ये आ गया, केवल एक परमाणु के लिए है। अब हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टल के लिए हम ग्राफ खींच रहे हैं अणुओं की आंतरिक दूरी, क्योंकि मैं वहां पर नजदीक नजदीक ला रहा था उसमें, तो ये दूरी कम हो रही है, अंतराण्विक दूरी कहते हैं उसको, ये दूरी कम कर रहा था वहां, वैसे यहाँ पर भी दूरी कम करेंगे। और ऊर्जा में, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे नजदीक ला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आइडेंटिकल होगी, तो ग्राफ हम सीधी सी बात है किस किस के बीच खींचेंगे, अंतराण्विक दूरी और ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही दो अणुओं को नजदीक लाएंगे, शुरू में ये केवल अणु था, एक निकाय था अलग अलग, ये गैस मान के चलो यहाँ पर, ये पूरा का पूरा
गैस है। अब गैस के 2 अणु हम एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं, ठीक है? हालाँकि ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के 2 अणु दूर-दूर हैं शुरू में, पृथक्कृत हैं, अलग-अलग हैं, दूर-दूर हैं, तो उस स्थिति में ये हो गया आपका कंडीशन, यूनिक वाले में, ठीक है? अब जैसे ही मैं नज़दीक-नज़दीक ला रहा हूँ, तो क्या होगा? उस स्थिति में हमारा जो ये एनर्जी लेवल है आपका, क्योंकि यही वैलेंसी है, इनसे तो हमें कुछ लेना-देना नहीं है, ये फुलफिल है आपका, यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर तो एक ही तो नहीं है ना इस वाले केस में, ये तो क्रिस्टल है पूरा का पूरा भई, ये पूरा क्या है आपका क्रिस्टल है। जहाँ यहाँ एक ही एनर्जी लेवल था, तो यहाँ कितने निकलेंगे 10 की घात 23 एनर्जी लेवल होंगे इस स्थिति में, ठीक है? और नज़दीक भी ला रहे हैं, तो नज़दीक ला रहे हैं तो मैंने अभी कहा था नज़दीक लाएँगे तो एनर्जी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? अलग-अलग होगी, ठीक है? तो इस बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एनर्जी लेवल 2 स्टेट में बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसके बीच। एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ये है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ये है, तीसरे का ये, चौथे का ये, पाँचवें का ये, छठे का ये, 10 की घात 23 का ये होगा। समान तो नहीं होगा ना इसकी भांति, सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि ये क्रिस्टल है इसलिए पूरा का पूरा एनर्जी जो लेवल था ये वाला लेवल, एक इलेक्ट्रॉन का केस था, तो एक ही था। अब यहाँ पर बहुत सारे अणु थे सभी और उनको नज़दीक-नज़दीक ला रहे हैं। हमने दूरी घटाई यहाँ से, ये कम की है, दूरी तो यहाँ को बढ़ रही है ये। ठीक है? अब दूरी कम कर रहा हूँ तो एनर्जी लेवल हमारा क्या हो गया, अलग-अलग दूरी बढ़ रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, एक तो नाभिक-नाभिक के बीच कैसा बल लगेगा, रिपल्सिव फ़ोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फ़ोर्स लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे के नाभिक और दूसरे के नाभिक का पहले के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फ़ोर्स लगेगा। इतने सारे फ़ोर्स होने के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग-अलग होगी, जिस कारण से उनकी ऊर्जा स्तर जो है अलग-अलग होगी, तो वो बढ़ जाएँगे, इस टाइप से स्प्लिट हो जाएँगे ये। स्प्लिट क्यों होंगे? किसी की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी किसी इलेक्ट्रॉन की और किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी कम। तो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है पहला हायर एनर्जी लेवल स्टेट हायर एनर्जी स्टेट ये लेवल ये हो गया आपका केवल एक और वो आप 2 स्टेट में स्प्लिट हो गया। ठीक है? सॉरी 2 नहीं बहुत सारे इसके बीच बहुत सारे होंगे। कितने होंगे 10 की घात 23 अगर 1 ग्राम की बात करें। ठीक है? इसी प्रकार ये पी का आया, इसी प्रकार किसका भी होगा फिर एस वाले का भी होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है? ये पृथक्कृत के लिए था। अब नज़दीक-नज़दीक दूरी कम कर रहे हैं, जैसे-जैसे इधर को आ रहे हैं हम ये इधर को आ रहे हैं भई दूरी कम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ऊर्जा जो है नज़दीक-नज़दीक अणुओं को ला रहे हैं, तो जो एनर्जी स्टेट है वो भी अलग-अलग हो गया। ये किसी का कम हो गया, किसी का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा वाले का ऊपर ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं, देखो एनर्जी तो स्प्लिट हो गई, एनर्जी लेवल जो है 2 स्टेट में बढ़ गई, ठीक है? ये एक उच्च ऊर्जा स्तर हो गया, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है? और एक लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है? ये एनर्जी लेवल है। इस लेवल को 2 भागों में बँट गया ये स्टेट ये हो गया, लेवल और स्टेट, ये ध्यान देना। एनर्जी लेवल सभी का पृथक-कृत का तो एक ही लेवल होगा और ये इसके बाद जैसे क्रिस्टल आया तो अनेकों स्टेट में बँट गया। एक हायर एनर्जी स्टेट हो गया, एक लो एनर्जी स्टेट हो गया, 2p का। इसी प्रकार से 3p2 का इस प्रकार से 3s2 का कितने लेवल हो गए फिर एक हायर एनर्जी लेवल हो गया एक हायर एनर्जी स्टेट हो गया एक लोअर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो उच्च ऊर्जा स्तर वाले होंगे और इनके बीच में होंगे कुछ और कुछ क्या होंगे सबसे निम्न ऊर्जा स्तर ऐसा नहीं है यहाँ कुछ नहीं होगा यहाँ पर भी होगा हाँ यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी निश्चित लेकिन सबसे हाई यहाँ होगा और सबसे लो यहाँ होगा ठीक हो गया वैसे ही सबसे हाई यहाँ और इसके बीच होते 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 सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी जो स्टेट है वो ये हो गया अब हम दूरी को और कम करेंगे इधर को तो देखते हैं क्या होगा दूरी को और कम किया तो जो हायर एनर्जी वाले थे हायर एनर्जी स्टेट वो तो उनका तो और ज़्यादा क्या हो गया स्प्लिट हो गया उनकी ऊर्जा और बढ़ गई यहाँ एनर्जी बढ़ रहा है और जो लोअर वाले हैं वो नीचे को आ जाएंगे इसी प्रकार से देखो लोअर 3sp2 का जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो नीचे को आ गया और कम हो गया लेकिन 3sp2 का जो एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट था वो बढ़ के ऊपर को चले गया ठीक है और यहाँ पर ये दोनों आपके ओवरलैप हो गए यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी कि ओवरलैप होने का मतलब क्या होगा अब जो 3sp2 का जो लोअर एनर्जी स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा और 3s2 का जो हायर एनर्जी स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा क्या हो गई बराबर हो गई तो ये ओवरलैप हो गए यहाँ पर दोनों की ऊर्जाएं बराबर होंगी भाई तू भी खा मैं भी खा ये वाली कंडीशन ये हो गई एनर्जी क्या हो गया बराबर हो गया इस स्टेट में ठीक है अब ये लोअर वाला
3s2 का लोअर वाला तो क्या हो गया, और नीचे इसकी एनर्जी और कम हो गई। जैसे जैसे नज़दीक लाए तो उसकी एनर्जी क्या होगी, और कम होगी, लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो और कम होगी। ठीक है, अब और नज़दीक ला रहे हैं दो अणुओं को हम, उस कंडीशन में हायर एनर्जी जो 3p2 का हायर एनर्जी स्टेट था वो तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एनर्जी हो गई उसकी, जैसे जैसे नज़दीक लाए हायर एनर्जी वाला था तो। और लो वाले का 3s2 का, अब इसकी बात क्यों नहीं की, यहाँ पर तो ये ओवरलैप हो गए, बराबर हो गए। अब इन्हें को कम करें या ज़्यादा करें, एनर्जी शेयरिंग होगी इनके बीच। ठीक है, और लोअर 3s2 का जो लोअर एनर्जी स्टेट था उसकी एनर्जी और कम हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसकी 3p2 का हायर एनर्जी स्टेट ऊपर को हो गया, बढ़ गया, और इसका ये कम हो गया। लेकिन 3p2 का जो लोअर एनर्जी स्टेट था वो जैसे जैसे दूरी कम किए हमने, और 3s2 3p2 और 3s2, 3p2 का कौन सा एनर्जी स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट, और 3s2 का कौन सा एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, एक का लो और एक का हाई एनर्जी स्टेट, दोनों क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। अब यहाँ पर इस कंडीशन में एनर्जी बराबर हो गई। ठीक है, अब इसके बीच हमें कंटिन्यूस एक बैंड मिलेगी, पट्टी जैसी मिलेगी। कुछ ऊर्जा स्तर यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ, 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 यहाँ। तो एक कंटिन्यूस बैंड मिलेगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है, ये बैंड पूरा का पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पट्टी जैसी होगी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरे की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ इस वाले में मिलेगी, तीसरे की एनर्जी लेवल इस वाले में मिलेगी, चौथे की एनर्जी लेवल इस पॉइंट पर मिलेगी, पांचवें की इस पॉइंट पर मिलेगी, छठे की इस पॉइंट पर, पूरा का पूरा। क्योंकि पहले जो सेपरेट था इतना सेपरेट था, ये अलग अलग थे। एनर्जी देखो दोनों की, एक यहाँ पर से यहाँ पर तक, तो एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ तक था, ये अलग अलग। जैसे जैसे हम नज़दीक लाते गए तो 3p2 का जो लो एनर्जी स्टेट है वो नीचे को कम, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नीचे लगातार कम होती गई, और 3s2 का हाई एनर्जी स्टेट है जो है उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ती गई। तो एक पॉइंट है ऐसा है जहाँ पर दोनों का, इसका लो और इसका हाई वाला ओवरलैप कर गए। अब बीच में कुछ नहीं रहा, एनर्जी दोनों की बराबर हो गई। इस कंडीशन में क्या होता है, 3s2 और सॉरी 3s2 और 3p2 की एनर्जी जो है बराबर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कैसा पट्टी मिलता है, फिर हमें कंटिन्यूस लगातार। ठीक है, कंटिन्यूस क्या मिलेगी, एक पट्टी मिलेगी, यानी कि इसी पट्टी को हम बैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये हो गया। अब यहाँ पर पूरा कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मतलब इनकी ऊर्जा मिलेगी यहाँ पूरी के पूरे इस एरिया में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, और नज़दीक लेके आ गए, दूरी को और कम कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन, दो परमाणुओं की दूरी को कम कर दिया हमने, जैसे पीछे डायग्राम में मैंने दिखाया था। इस स्थिति में क्या हुआ देखो, अब होती है असली घटना। देखो यहाँ पर तो ये कंटिन्यूस थे, ठीक है, पूरा का पूरा एक ही था ये सिस्टम, पूरा एक, पूरी एक पट्टी बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर जैसे दूरी कम हुई तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो ये पूरी पट्टी थी ना, ये दो भागों में बढ़ गई। अब ये पट्टी, एक जिसकी ऊर्जा हाई थी वो ऊपर को चले गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसकी ऊर्जा हाई थी वो ऊपर को चले गए वो इलेक्ट्रॉन, और जिसकी ऊर्जा कम थी वो कहाँ आ गए, नीचे को आ गए ये। ठीक है, नजदीक लाने पर, और नजदीक लाने पर ये क्रिया हुई, जिसकी एनर्जी हाई थी उसकी एनर्जी लगातार बढ़ती गई, जिसकी एनर्जी कम थी वो कहाँ आ गई, नीचे को आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस बैंड मिल रहा था इस एरिया में, ये जो एरिया है इसमें पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस बैंड मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस बैंड नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, कुल मिला के दो भागों में बढ़ गया। अब ये जो गैप आया, ये इस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, भाई यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं फिर। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, यदि इस एरिया का, इतने ही एरिया का ग्राफ प्लॉट करें तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये उसी टाइप से हो गया आपका, मैंने बढ़ाया। ठीक है, अब यदि हम इस एरिया का ग्राफ प्लॉट करें, इतने में ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले। ठीक हो गया, अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इनका एनर्जी लेवल देख रहा हूँ, एनर्जी लेवल डायग्राम। इतना जो एनर्जी लेवल है वो इसका हो गया ये, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिले ही नहीं, एनर्जी यहाँ मिली ही नहीं। एनर्जी नापें
तो यहाँ एनर्जी मिली कुछ इलेक्ट्रॉनों की और कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी यहाँ मिली, लेकिन इतने में जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें नहीं मिली। ठीक है, अब इसका भी यदि मैं देखूं तो इसका ये मैंने बना दिया। ठीक है, और इतने में ये बैंड है, यहाँ पट्टियां हैं, ये ऊर्जा वाली पट्टियां। ठीक है, इसी को बैंड का हमने, ठीक है, पट्टियां मिलती है, बहुत सारी पट्टियां मिलती है, उसी पट्टियों को बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ऊर्जा है, यहाँ भी ऊर्जा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा यहाँ मिली, नापी हाँ हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा इसमें इतने स्तर में मिली, कुछ इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा इतने स्तर में मिली। ठीक है, और जो बीच वाला स्तर था उसमें कुछ नहीं मिला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने में ऊर्जा मिली। 10 11 12 13 14 15 इसमें ऊर्जा नहीं मिली। ऊर्जा नहीं मिली मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, इलेक्ट्रॉन, अब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब हम उस 15 से ऊपर को गए तो ऊर्जा मिली हमें 15 से 20 तक की। ठीक है, तो इसके बीच में ये क्या बन गया हमारा, फिर से एक गैप बन गया। इसी गैप को हम बोलते हैं निषिद्ध या वर्जित बैंड, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं या एनर्जी गैप भी बोलते हैं हम इसी को। ठीक है, इस प्रकार से हम सिलिकॉन के लिए समझते हैं। और ये जो नीचे वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इनमें, तो ये नीचे वाला 50-50 रूप में बढ़ जाएगा आपका। तो नीचे वाले में हमारा वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड यानी कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे नीचे वाले में, और इसमें ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसे हम चालन बैंड बोलेंगे। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये नेचुरली चालक की भांति कार्य करेगा। ठीक है, अभी हम जो आगे डिस्कस करेंगे, अगर चालक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कुचालक की भांति कार्य करेगा। तो हमें क्या मिला, एक बैलेंस बैंड मिला और दूसरा कौन सा बैंड मिला, चालन बैंड। इस आधार पर हम अब चालन, चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शुरू में देखिए तो सेपरेट थे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप क्या हो गए, हमारे सेपरेट हो गए। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जब जाएगा तो ये ध्यान देना है, वो चालक की भांति कार्य, इसकी भांति कार्य करेगा, चालक की भांति। अगर सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में हैं तो कुचालक की भांति कार्य करेगा, ऊपर नहीं जा रहे हैं कुचालक की भांति, कुचालक होगा वो। अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो चालक है, यहीं रह गए तो कुचालक है, यहाँ चले गए तो चालक है। ठीक है, चलिए आइए इसी चीज को हम डिटेल से समझते हैं। तो बैंड सिद्धांत, अभी जो बैंड सिद्धांत हमने समझा उसके आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक की व्याख्या। ठीक है, तो चालक को समझते हैं, चलिए। तो चालक में जो नीचे वाला बैंड था वो कौन सा था, हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, कोई भी चालक ले रहे हैं हम, कोई भी चीज भी, जैसे तांबा ले लिया, सिल्वर ले लिया। ठीक है, उसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की, तो सिल्वर ले लिया, मान लिया। तो इसमें इतने अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये देखो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस तरह है, सारा का सारा, इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन है, और इनकी इलेक्ट्रॉन क्षमता इतनी ज़्यादा है, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन इतने अधिक हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे किस में भी पाए जाते हैं, फिर जो चालन बैंड था ना ऊपर, उसमें भी हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, उसमें भी मिलते हैं हमारा। इसमें जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है किस में भी पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में। ये हुआ कैसे, क्योंकि नेचुरली उस चालक में या उस धातु में इतने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, हमने उनकी ऊर्जा मापी तो वो कहाँ भी गए, फिर चालन बैंड में भी चले गए। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक देखो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचे, जबकि चालन बैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो बैलेंस बैंड और चालन बैंड इतने एरिया में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, अतिव्यापन हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम कौन सा बैंड, पट्टी जैसी मिली, इसी को बैंड अति व्यापन बैंड, ओवरलैपिंग बैंड बोलते हैं, या हिंदी में अति व्यापन बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाई नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर केवल कमरे के ताप पर हो रहा है ये इतना केस। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने बाहर से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया या ऊष्मा दी, तो यहाँ से यहाँ तो कूदना ही नहीं है इनको, बीच में तो गैप ही नहीं है। गैप है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कूदना ही नहीं है, सीधे जाना है, यहाँ चले जाना है, ऑलरेडी है यहाँ पर ये। इसमें चालन बैंड में है, अभी जैसे मैंने समझाया था चालक बैंड में जाएगा तो चालक की भांति कार्य करेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा केस है ही नहीं, ऑलरेडी कहाँ पर है ये, चालन बैंड में है ना, पहले से ही रूम टेम्परेचर पर ही है।
उपस्थित है उसमें, चालन बैंड में कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ। अब ये यहाँ पर जैसे ही गति करेगा तो चालक बन जाएगा वो, ठीक है, ऑलरेडी चालक ही है वो, नेचुरली चालक है वो, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में भी हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ इसका जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी गैप था पीछे जो हमने देखा था चालन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम का होता है एनर्जी गैप, ठीक है। यानी कि इतनी कम ऊर्जा में ही ये क्या कर लेगा, अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है 3, इससे भी कम होती है, ठीक है। इतनी कम ऊर्जा देने पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देने पर ही ये चालक की बात है। अब हम डिस्कस करते हैं, यदि इसके लिए कुचालक की बात करें तो कुचालक को देखें तो उस स्थिति में देखो, ये वैलेंस बैंड हो गया और ये चालन बैंड। अब ये गैप था ना, ये वाला गैप था, ये एनर्जी गैप कहते हैं जिसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था। अब यहाँ पर तो ये गैप था ही नहीं, है ही नहीं भाई ये गैप यहाँ, ठीक है। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की ऊर्जा से ही आसाम से चालक की बात है। तो ऐसे ही आप देखें हम कुचालक को, तो कुचालक में क्या होता है, वैलेंस बैंड ये हो गया और ये चालन बैंड ये हो गया। तो इसके बीच के बैंड को हम निषिद्ध बैंड बोलते हैं या वर्जित बैंड बोलते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी गैप है ग्रेटर देन 3 है, जबकि यहाँ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सीधी सी बात है भाई, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन होंगे ना यहाँ चालन बैंड में। अब ठीक है भाई, हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मिलेगा और सीधे यहाँ चले जाएंगे, तो किसकी भांति कार्य करेंगे, चालक की भांति कार्य करेंगे। लेकिन कुचालक हैं ये, कुचालक मतलब तो यहाँ नहीं जाना चाहिए, इतनी से अधिक ऊर्जा दे दे तो यहाँ चले जाएगा। तो देखिए होता क्या है, हम दे दे रहे हैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ 1 ग्राम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। देखिए फिर, यदि 1 घन सेंटीमीटर वाले क्रिस्टल में लगभग 10 की घात 28 परमाणु मान लें हम, कि इसमें कितने अणु हैं, 28 परमाणु हैं, तो चलो 28 परमाणु हैं, तो सोडियम की बात करते हैं तो 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की ऊर्जा चाहिए, चलो मैं मान रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, तो 10 की घात 28 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनको कितनी ऊर्जा चाहिए फिर एक ही साथ, 3 गुणा 10 की घात 28, समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा चाहिए तो 10 की घात 28 को कितना चाहिए, गुणा उतना कर देंगे हम। तो देखिए अब इसको वोल्ट में बदलें, कूलाम वोल्ट में बदलें, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात 19 जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात 19 जूल ऊर्जा होती है, ठीक है। तो 3 के लिए कितना होगा फिर, 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19 गुणा 10 की घात, ये 28 ऑलरेडी है हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो इसको जूल में बदला हमने, तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये कूलाम वोल्ट मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह जूल होना चाहिए था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर तो 1.6 गुणा 10 की घात 19 जूल हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है, तो इतना जूल ये ऊर्जा हो गया। तो मल्टीप्लाई किया जब हमने इसको, तो ये आया आपका 4.8 गुणा 10 की घात 9 जूल, इन दोनों में कैलकुलेट करके, ठीक है। इतनी जूल ये क्या आ गई, ऊर्जा आ गई, जो कि बहुत अधिक है भाई ये ऊर्जा, ठीक है। ये ऊर्जा क्या है, बहुत अधिक है। इसको किलो जूल में बदला तो 10 की घात 3 माइनस कर दो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते ना, इतना माइनस कर दो, 10 की घात 6 जूल किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। ये ऊर्जा बहुत अधिक है, जिससे ये अगर इतनी ऊर्जा दे देना इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने से पहले ये इलेक्ट्रॉन जो ये क्रिस्टल है भस्म हो जाएगा जल जुल के, ठीक है। जल के क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भस्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा चालन बैंड में पहुँच ही नहीं पाएगा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो पहले ही भस्म हो जाएंगे वहाँ पहुँचने से पहले ही, ठीक है। तो वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो हम कौन कहेगा वहाँ आया करके, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन तो चलो निकलेंगे ऊर्जा पाकर, लेकिन इतनी अधिक ऊर्जा में ये पूरा का पूरा ही क्रिस्टल क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए चालन बैंड में तो पहुंचे नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये किसकी भांति कार्य किया, कुचालक की भांति। हम इससे ज्यादा ऊर्जा दे दें तो ये जल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। अब अर्धचालक किसे कहते हैं, जिसकी चालकता
किस किस के बीच होती है, कुचालक और चालकों के बीच होती है, उससे क्या बोलते हैं हम, अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक यानी कि आधा चालक और आधा कुचालक। आधा चालक है तो आधा कुचालक भी तो होगा, तो 50-50। ठीक है, तो चालकता किस किस के बीच होगी आपकी, किस किस के बीच होगी, चालक और कुचालकों के बीच होगी। अब हम इस एनर्जी बैंड के आधार पर समझते हैं। तो एनर्जी बैंड के आधार पर होता क्या है फिर इस केस में, देखो वैलेंसी बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है हमारे और ये चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है मान लें। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि इसको बाहर से ऊर्जा दे दें, वहां पर तो जल जा रहा था, अब यहाँ पर पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, ये निषिद्ध बैंड या वर्जित बैंड हो गए। जैसे हमने बाहर से टेम्परेचर हमने बढ़ाया या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इसको बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन लगातार कहाँ जाते रहेंगे, चालन बैंड में। ठीक है, वहाँ चालन बैंड कुचालक में क्या हो रहा था, चालक बैंड में पहुंचने से पहले ही जल जा रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ाते रहे या वैद्युत धारा देते रहे तो इलेक्ट्रॉन लगातार कहाँ चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। अब सारे के सारे चले गए तो अब ये क्या किया, कुछ चालन की भांति कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि अब ये चालक बन गया, इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो चालक बन गया पूरा का पूरा भाई, चालन में चले गया, तो ये किसकी भांति कार्य किया, चालक, चालक की भांति व्यवहार किया इसने या कार्य किया इसने। अब मैंने कहा कुचालक भी होता है भाई, चालक का चालक और कुचालकों के बीच होती है। तो क्या किया, जैसे ही हमने इसको ठंडा किया, देखो पहले यहाँ चले गए थे ना सारे इलेक्ट्रॉन, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर इसका घटाया या ठंडा किया इसको, तो ये सारा का यहाँ बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देना बंद किया, यहाँ तो दे रहे थे हम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बंद देना बंद किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही साथ कहाँ आ जाएंगे, वैलेंस बैंड में। यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, जबकि चालन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो चालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये हमारा अर्धचालक इस टाइप से हम समझेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, जैसे हमने क्या किया, बाहर से अप्लाई किया इसको एनर्जी, आज दिया जब हमने, तो ये जैसे हमने बाहर से इसको ऊर्जा दी, तो ये इलेक्ट्रॉन या वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ये बढ़ रहे हैं, मेरा ये दिखा रखा है बढ़ते हुए, तो सारा का सारा चालन में, तो चालक की भांति व्यवहार किया इसने। अब अर्धचालक में जैसे ही मैंने कम किया, टेम्परेचर कम किया या वैद्युत क्षेत्र कम किया, तो उस स्थिति में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, आपके बैलेंस बैंड में। तो इसने किसकी भांति कार्य किया, कुचालक की भांति। तो इस प्रकार से हम चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या कर सकते हैं। थैंक यू। और सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है ये वाला, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन से कम। ठीक है, दोनों का केस। और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम अब आगे समझेंगे, तो ये याद कर लेना, एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और जर्मेनियम के लिए भी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।